सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मूल्यांकन के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी कि मूल्यांकन शब्द कैसे बना है, मूल्यांकन की परिभाषाएं क्या होती हैं, कौन से विद्वान के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, इसके अलावा एक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं और एक अच्छे मूल्यांकन में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता जैसी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि मूल्यांकन के भेद उपभेद कितने होते हैं और उन सभी में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं मूल्यांकन के स्वरूप या भेद कितने माने जाते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन के सामान्यतः दो रूप माने जाते हैं। प्रमुख रूप से यदि देखें तो मूल्यांकन के दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से माने जाते हैं? एक होता है पाठांतर्गत मूल्यांकन और एक होता है पाठोपरांत मूल्यांकन। एक पाठांतर्गत मूल्यांकन और एक पाठोपरांत मूल्यांकन। पाठांतर्गत मूल्यांकन का दूसरा रूप है, उसको हम निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं और पाठोपरांत मूल्यांकन का जो अन्य रूप है उसे योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले पाठांतर्गत मूल्यांकन क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है किसी भी पाठ को पढ़ाते समय यदि शिक्षक बोध प्रश्न या जिनको विकासात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, सौंदर्यानुभूति प्रश्न इत्यादि के माध्यम से बालक का मूल्यांकन करता है तो वह मूल्यांकन पाठांतर्गत मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, शिक्षक कोई भी पाठ पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ाने के दौरान वह अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। जैसे कभी बोध प्रश्न आ जाते हैं, कभी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाते हैं, कभी वह सौंदर्यानुभूति, काव्यशास्त्र, काव्य आदि में प्रश्न करता है। तो इस तरीके से पाठ को पढ़ाते समय जो जो प्रश्न किए जाते हैं उनसे जो बच्चों का अंकन मूल्यांकन होता है उसे ही पाठांतर्गत मूल्यांकन कह देते हैं। इसी का अन्य रूप, दूसरा रूप हम कहते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। वो क्या होता है कि देखिए, पाठांतर्गत के अलावा हम देखें एक बच्चा क्या कार्य कर रहा है, परीक्षा से भिन्न हम उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं कि वर्ष भर वह क्या कार्य करता है, विद्यालय के अन्य क्षेत्रों में उसकी स्थिति क्या है। एक बच्चे के ऊपर मौखिक रूप से जो नजर रखी जाती है उसे ही निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के नाम से पुकारा जाता है। ज्यादातर यह मूल्यांकन CBSE या के देखें तो सतत शिक्षा मूल्यांकन के अंतर्गत, सतत शिक्षा है उसके अंतर्गत इसको किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन है वो CBSE के द्वारा वर्ष भर में 4 प्रकार का होता है। फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, फॉर्मेटिव 3, फॉर्मेटिव 4। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पाठांतर्गत मूल्यांकन क्या है, तो पाठ पढ़ाते समय यदि मूल्यांकन किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो पाठांतर्गत मूल्यांकन है। और दूसरा रूप इसका होता है पाठोपरांत मूल्यांकन। पाठोपरांत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है कि संपूर्ण पाठ को पढ़ लेने के बाद में, पूरा पाठ जब हो जाता है, पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद पुनरावृत्ति आदि प्रश्नों के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है वह पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। तो पहले दो रूप आपके सामने आ रहे हैं। पाठ पढ़ाते समय बीच में जो प्रश्न हो रहे हैं, बोध प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, सौंदर्यानुभूति प्रश्न है, पाठ के दौरान बीच में आ रहे हैं तो वो पाठांतर्गत मूल्यांकन हो गया। अथवा
पाठ पूरा हो गया है, पूरा होने के बाद में हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, उनके द्वारा जो मूल्यांकन है उसे पाठोपरांत मूल्यांकन कहा जाता है। इसके अन्य रूपों में देखें तो निर्माणात्मक या रचनात्मक से तात्पर्य है कि बच्चे पर परीक्षा के अलावा अन्य कार्यों पर नजर रखते हैं और उन अन्य कार्यों के आधार पर जो मूल्यांकन होता है उसे निर्माणात्मक, रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से पुकारा जाता है। और दूसरा जो हमने पाठोपरांत पढ़ा उसी का दूसरा रूप है कि जब वर्ष भर के बाद में परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो परीक्षा के द्वारा जो मूल्यांकन होता है उसे पाठोपरांत मूल्यांकन को ही योगात्मक या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। S1, S2, S3 जैसी परीक्षाओं के माध्यम से यह मूल्यांकन किया जाता है। इसी को हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा विस्तार से और पढ़ा जाएगा। तो पहले मूल्यांकन के दो प्रमुख रूप हो गए, पाठांतर्गत और पाठोपरांत। अब आते हैं मूल्यांकन के अन्य भेद क्या है। तो देखिए, एक आता है नाम आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक क्या है, बाह्य क्या है। तो इसका आंतरिक और बाह्य से तात्पर्य देखें तो बालक की समस्त गतिविधियों का मूल्यांकन करना आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। समस्त गतिविधियां कैसे, अर्थात कक्ष में बालक का प्रदर्शन कैसा रहा है, खेल के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में उसका प्रदर्शन कैसा है, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बालक का प्रदर्शन कैसा रहा है, अथवा अन्य छात्रों या शिक्षक के साथ में बालक का व्यवहार कैसा है, इत्यादि का परीक्षण करना ही आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। बालक के सभी क्षेत्रों पर नजर रखना, चाहे वो कक्षा का शैक्षणिक क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, व्यावहारिक क्षेत्र हो, हर प्रकार के क्षेत्र पर नजर रखना क्या कहलाता है, आंतरिक मूल्यांकन होता है। और बाह्य क्या है फिर, तो बाह्य से तात्पर्य है कि परीक्षा पद्धति के माध्यम से बालक के केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। अन्य कार्यों पर नजर नहीं रखें, केवल परीक्षा हो रही है और परीक्षा के अंदर उसने जो लिखा है उसके आधार पर मूल्यांकन होता है तो उसको बाह्य मूल्यांकन के नाम से पुकारा जाएगा। तो सभी क्षेत्रों पर नजर रखना आंतरिक मूल्यांकन है और केवल परीक्षा के आधार पर उसका मूल्यांकन करना बाह्य मूल्यांकन माना जाता है। ऐसे आता एक मौखिक व लिखित मूल्यांकन। इन दोनों में क्या अंतर है, तो सीधा सा है, यदि बालक अपने मुख से बोलकर के ही अपने व्यवहारगत परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है तो वह मौखिक मूल्यांकन कहलाता है। बालक ने मुख से बोल करके कोई उत्तर दिया तो मुख से बोल करके यदि वो मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, उसके व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच होती है तो उसे हम मौखिक मूल्यांकन कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से मौखिक मूल्यांकन का साधन है या नहीं है, तो उनका उत्तर कैसे करें। तो देखिए, मौखिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रकार की पद्धतियां काम में ली जा सकती हैं। मौखिक मूल्यांकन किन किन पद्धतियों से होता है, तो एक तो है संवाद या साक्षात्कार। बालक है वो शिक्षक के परीक्षक के सामने बैठ जाता है, परीक्षक उससे कुछ प्रश्न करता है और छात्र बोलकर के ही अपने संवाद को प्रकट करता है। अब तो उस आधार से किया गया मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन है। फिर है शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क के द्वारा हम वाद विवाद आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, उसमें बालक अपने तर्क को प्रस्तुत करता है, शास्त्रार्थ को प्रदर्शित करता है, तो वह भी मौखिक मूल्यांकन का ही एक माध्यम है। सलाका परीक्षा। सलाका परीक्षा क्या होती है कि सलाका एक तरह से लकड़ी सुई का सा अंग होता है। कोई भी पुस्तक ग्रंथ है, उस ग्रंथों के किसी बीच में एक पृष्ठ के ऊपर वह सलाका रख दी जाती है। सलाका है छोटी लकड़ी सुई आदि को रख दिया जाता है। बालक जब शिक्षक के सामने आता है तब उस सलाका वाले पृष्ठ को खोला जाता है और खोल करके उस पृष्ठ में से बच्चे से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, तो उस आधार पर जो मूल्यांकन होता है वो भी मौखिक मूल्यांकन है। इसके अलावा कुछ प्रश्नावली बच्चे से पूछी जाती है, वो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देता है मौखिक बोल करके, वह भी मौखिक
मूल्यांकन है। चयनित अंशों का वाचन करवाना, कि कोई भी अपन चयनित अंश ले लेते हैं, गद्यांश पद्यांश किसी का पहले चयन कर लेते हैं और फिर बालक से उसका वाचन करवाया जाता है, वह मूल्यांकन भी मौखिक मूल्यांकन है। या बालक किसी विषय पर भाषण देता है, भाषण में वह बोलेगा तो मौखिक रूप से प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से संवाद या साक्षात्कार, शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क, शलाका परीक्षा, प्रश्नावली, चयनित अंशों का वाचन, भाषण, ये सभी मौखिक मूल्यांकन की पद्धतियां मानी जाती हैं। और दूसरा है जो लिखित मूल्यांकन, वो क्या है कि यदि बालक अपनी उपलब्धियों या व्यवहारगत परिवर्तनों को लिख कर के अभिव्यक्त करता है तो वह लिखित मूल्यांकन कहलाता है। यदि उसने लिखा और लिख कर के अपनी उपलब्धियों को, व्यवहारगत परिवर्तनों को प्रदर्शित किया तो उसे हम लिखित मूल्यांकन के नाम से पुकारेंगे। लिखित मूल्यांकन के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, लिखित मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर सकते हैं, कभी अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, कभी लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, तो कभी निबंधात्मक प्रश्न किए जा सकते हैं। इनको हम यूं कह सकते हैं कि रचना के आधार पर प्रश्न के भेद कौन कौन से होते हैं, तो ये सभी रचना के आधार पर हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। इन सभी में क्या अंतर होता है उनको हम देखें। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं मानी जाती हैं। तो पहली विशेषता आ रही है कि जिस प्रश्न का सदैव एक निश्चित उत्तर होता है, हमेशा एक ही उत्तर होता है, वह निश्चित उत्तर होता है, तो ऐसा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाता है। जिस प्रश्न का हमेशा एक निश्चित उत्तर होगा वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न माना जाएगा। दूसरी विशेषता हम देख सकते हैं कि अनेक शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर भी यदि प्रश्न के अंकन में कोई अंतर नहीं आता है तो वह प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न माना जाता है। कई शिक्षकों ने मूल्यांकन किया फिर भी उसके अंकन में कोई अंतर नहीं आया तो सामान्यतः हम इसे विश्वसनीय प्रश्न कहते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से ऐसा प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न माना जाता है। कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, तो विशेषताओं के आधार पर देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, सत्यता इत्यादि विशेषताएं देखने को मिलते हैं। कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लक्ष्य पर आधारित होते हैं इसलिए वैध माने जाते हैं, और अंकन में कभी कोई अंतर नहीं आता तो विश्वसनीय होते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश इसमें किया जाता है तो व्यापक माने जाते हैं, और हमेशा एक निश्चित उत्तर होता है तो ये सत्यता पर आधारित भी होते हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन से प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाएंगे, तो देखिए निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाते हैं। वो कौन से होते हैं, एक तो बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्न। जब भी हम कोई कंपटीशन देते हैं तो उसमें एक प्रश्न होता है, उसके नीचे 4-4 विकल्प दे दिए जाते हैं, तो ऐसे जो 4-4 विकल्पों वाले प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को ही बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्न कहा जाता है, और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न, जिनका उत्तर हाँ नहीं में आता हो वह भी वस्तुनिष्ठ होगा। सत्य असत्य कथन वाली प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न माने जाते हैं। इसके अलावा सही गलत उत्तर वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये जो हाँ नहीं उत्तर वाले प्रश्न, सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न और सही गलत उत्तर वाले प्रश्न, इन तीनों को समेकित रूप से हम एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्न के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो खंड मिलान वाले प्रश्न कि खंड 1 को खंड 2 से सुमिलित कीजिए, ऐसे जो प्रश्न आते हैं वे सभी के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखे जाते हैं।
फिर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो समझ के आधार पर ही सीखे जाते हैं। जिस बालक की अवबोधन क्षमता, समझ क्षमता विकसित होगी वही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही कर सकता है। हम इनको रट कर के नहीं सीख सकते हैं। इनकी विशेषता है कि रटने की प्रवृत्ति के विरोधी माने जाते हैं, तो इनको रट कर के नहीं सीखा जा सकता है। इन प्रश्नों के प्रयोग से बालकों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। बालक एक निश्चित उत्तर होता है, तो निश्चित उत्तर को जब वो महसूस करेगा, याद करेगा, तो मानसिक शक्ति विकसित अपने आप हो जाती है। नकल की प्रवृत्ति विकसित होना, नकल की प्रवृत्ति विकसित होना, मौलिकता का अभाव होना, अनुमान के आधार पर उत्तर देना, जिसको हम तुक्का लगाना भी कह सकते हैं, या लेखन शैली का विकास नहीं होना इत्यादि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रमुख दोष माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्या दोष होते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा दोष है नकल की प्रवृत्ति का विकास होना। जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ABCD 4 विकल्प सामने होते हैं, तो उंगली खड़े कर करके भी आपस में नकल की जा सकती है कि पहले में एक अंगुली खड़ी दी तो एक, दो अंगुली खड़ी कर दी तो B, ऐसे उत्तर दे देते हैं, नकल हो जाती है। मौलिकता इसमें नहीं आ पाती, केवल निश्चित उत्तर होता है, उसी को हमें ABCD के रूप में देना होता है। अपने खुद के विचार नहीं लिखे जा सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में नकल की प्रवृत्ति नहीं है, नकल नहीं हो रही है, तो हम तुक्का लगा सकते हैं। लग गया तो तीर, नहीं तुक्का सही। इस तरीके से अनुमान के आधार पर भी उत्तर दिया जा सकता है। इसमें लेखन क्षमता का बिल्कुल भी विकास नहीं होता है, लिखने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कुछ दोष हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है उसके प्रतिपादक या सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है होरास मैन नामक विद्वान हुए हैं। इन्होंने 1845 ईस्वी में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया था। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निश्चित उत्तर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेद होंगे, विश्वसनीय होंगे, वो प्रश्न ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखे जाएंगे। बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्न, हाँ नहीं उत्तर वाली प्रश्न, सत्य असत्य कथन वाली प्रश्न, सही गलत वाली प्रश्न, या फिर अपन कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाली प्रश्न, या फिर खंड मिलान वाली प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। छोटे, बहुत ही छोटे उत्तर वाले प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। कौन से होते हैं? कि जिन प्रश्नों का उत्तर 1-2 वाक्यों में अथवा 1-2 पंक्तियों में दिया जा सकता है, वे प्रश्न ही अति लघुतरात्मक प्रश्न कहलाते हैं। 1 या 2 वाक्य में अथवा 1 या 2 पंक्तियों में जिसका उत्तर दिया जा सकता है, वह प्रश्न हमेशा अति लघुतरात्मक प्रश्न माना जाएगा। जब भी शिक्षक कक्षा में पाठ पढ़ाता है तो पाठ पढ़ाने से पहले प्रस्तावना प्रश्न करता है, बीच में बोध प्रश्न करता है, कभी पुनरावृत्ति प्रश्न करता है। इन सभी प्रश्नों में ज़्यादातर छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे उत्तर निकलते रहते हैं। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के समय अति लघुतरात्मक प्रश्न ही सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, जिसके कारण से हम इनको कक्षा शिक्षण के प्राण नाम से भी पुकार सकते हैं। कक्षा में शिक्षण के समय सबसे ज्यादा इनका प्रयोग होता है। फिर तीसरे प्रकार के आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? कि जिन प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में अथवा 4-5 पंक्तियों में दिया जा सकता है, वे लघुतरात्मक प्रश्न कहलाते हैं। 1 या 2 वाक्य पंक्ति है तो अति लघुतरात्मक, और 4-5 वाक्यों में 4-5 पंक्तियों में हम उत्तर लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसे लघुतरात्मक प्रश्न के नाम से पुकारा जाता है। फिर निबंधात्मक प्रश्न आते हैं चौथे प्रकार के। ये कौन से होते हैं? कि जिन प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 पृष्ठों में दिया जाता है, 2-3 पृष्ठ पेज हमें लिखने पड़ते हैं उत्तर देने के लिए, तो वो प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न बालकों की तर्क एवं चिंतन शक्ति की जांच करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कि बालक कैसे लिख रहा है, उसकी तर्क शक्ति कैसी है, सोचने समझने की क्षमता कैसी है, उनकी जांच करने के लिए ये उपयोगी माने जाते हैं।
इन प्रश्नों के प्रयोग से बालकों की लिखित अभिव्यक्ति क्षमता एवं सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है। बालक को लिखना पड़ता है तो उससे लिखित अभिव्यक्ति क्षमता अपने आप विकसित होगी। बालक सोच सोच करके लिखता है तो उससे क्या होता है, सृजनात्मक योग्यताओं का निर्माण भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या है, परीक्षा में हम 4-5 प्रश्न रट लेते हैं और उन 4-5 प्रश्नों को रट करके भी या 1 वीक सीरीज पढ़ करके भी ऐसी परीक्षाओं को पास किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होना निबंधात्मक प्रश्नों का एक मुख्य दोष माना जाता है। तो ये तो रचना के आधार पर 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। फिर आते हैं उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों के भेद। उद्देश्य के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जैसे रचना के आधार पर 4 भेद हैं, वैसे ही उद्देश्य के आधार पर भी प्रश्न 4 प्रकार के ही माने जाते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं। पहला हम कह सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना प्रश्न क्या है कि कोई भी पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षक पाठ पढ़ाने जा रहा है तो जाते ही वह पाठ का नाम नहीं बताता, अपने पाठ के नाम शीर्षक तक छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वे प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाले प्रकरण शीर्षक या पाठ तक छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो प्रश्न करता है वे प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं। दूसरे होते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न कौन से माने जाते हैं। देखिए मान लीजिए एक पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक ही पाठ को अनेक शिक्षण बिंदु में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे प्रथम शिक्षण बिंदु, द्वितीय शिक्षण बिंदु, तृतीय शिक्षण बिंदु, ज़्यादातर 3 शिक्षण बिंदु हम ले लेते हैं। इसके अलावा भाषा का पाठ है तो शिक्षण बिंदु की जगह अन्विति नाम दे दिया जाता है। 3 भागों में बांटा तो प्रथम अन्विति, द्वितीय अन्विति, तृतीय अन्विति, ऐसे अन्विति नाम भाषा में दे दिया जाता है। अब देखिए जब हम पहला शिक्षण बिंदु या पहली अन्विति पढ़ा देते हैं तो उसको बच्चों ने ग्रहण किया या नहीं ग्रहण किया इसकी जांच करने के लिए तथा साथ में ही उस प्रथम अन्विति से या प्रथम शिक्षण बिंदु से दूसरे शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए शिक्षक जो प्रश्न करता है वे बोध प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। इनसे ही पूरे पाठ का विकास होता है, इसलिए इनको हम पाठ के विकासात्मक प्रश्न के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो देखिए क्या है बोध प्रश्न क्या होते हैं कि एक शिक्षण बिंदु या अन्विति को पढ़ा देने के बाद उसकी ग्रहणशीलता की जांच करने के लिए तथा अगले शिक्षण बिंदु या अन्विति तक छात्रों को ले जाने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वे बोध प्रश्न कहलाते हैं। छात्रों ने शिक्षण बिंदु को ग्रहण किया या नहीं ग्रहण किया और अगला शिक्षण बिंदु से प्रस्तावना में पाठ का नाम आता है, वैसे अगले शिक्षण बिंदु तक भी छात्रों को ले जाना है, इसके लिए हम बोध प्रश्न करते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न पाठ के विकासात्मक प्रश्न भी कहलाते हैं। एक ही शिक्षण बिंदु से पाठ को पढ़ा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, दूसरे से तीसरे बिंदु पर, इस तरीके से इनको हम विकासात्मक प्रश्न भी कह देते हैं। और यदि कविता या पद्य शिक्षण करवा रहे हैं तो कविता या पद्य शिक्षण में इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हम बोध प्रश्नों को ही एक तरह से सौंदर्यानुभूति प्रश्न के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो ये प्रश्न पाठ के बीच में शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद और अगले शिक्षण बिंदु तक ध्यान ले जाने के लिए किए जाते हैं। देखिए सेकंड ग्रेड परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ है इसके ऊपर कि बालकों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता एवं प्रस्तुत विषय वस्तु की कठिनाइयों को समझने के लिए किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। बालकों की अधिगम योग्यता, उन्होंने सीखने की कितनी योग्यता है, ग्रहण कितना किया है, विषय वस्तु में क्या कठिनाइयां हैं, इन सब को समझने के लिए कौन से प्रश्न किए जाएंगी। ऑप्शंस हैं प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न। तो यहाँ सही उत्तर अपना क्या होगा, बोध प्रश्न ही इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। तीसरे प्रकार के हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न कौन से होते हैं कि संपूर्ण पाठ को पढ़ा देने के पश्चात उस पाठ का
पुनः दोहराव करने के लिए किए जाने वाले प्रश्न ही पुनरावृत्ति प्रश्न कहलाते हैं। जितने भी शिक्षण बिंदु हैं, 3 हैं या 4 हैं, सभी शिक्षण बिंदु पढ़ा देते हैं। तो सभी शिक्षण बिंदुओं को पढ़ा देने के बाद अंत में उनका सभी का एक साथ दोहराव करने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वे प्रश्न ही पुनरावृत्ति प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, इनकी रचना कौन से प्रश्नों के रूप में होती है? तो रचनात्मक रूप में देखें तो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में ये सभी प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रस्तावना में भी अति लघुतरात्मक होते हैं, बोध प्रश्न आदि में भी अति लघुतरात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। फिर चौथे होते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन कौन से होते हैं? शुरू में हम जब पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना के आरंभ में विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं और उनके सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों में ये परिवर्तन आ सकेंगे, ऐसा लिखा जाता है। अब पाठ पढ़ा देने के बाद वे व्यवहारगत परिवर्तन बच्चों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वे प्रश्न ही एक तरह से मूल्यांकन प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के रूप में बनाए जाते हैं। तो देखिए, पाठ योजना में निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों एवं उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न कहलाते हैं। और ये किस रूप में बनाते हैं? ये प्रश्न प्रायः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में बनाए जाते हैं। या तो एबेसेद 4 विकल्प वाले प्रश्न बना लेते हैं या फिर अपन रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी मूल्यांकन प्रश्नों में बना सकते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं उनके द्वारा मूल्यांकन प्रश्नों की रचना की जाती है। अब देखिए, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, रचना के आधार पर 4 भेद होंगे, उद्देश्य के आधार पर भी 4 भेद होंगे। अब जब भी शिक्षक प्रश्न बनाता है तो प्रश्न कौशल का प्रयोग करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? जब भी शिक्षक कक्षा में प्रश्न करे तो कौन सी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? रचना करते समय क्या ध्यान रखेंगे और कक्षा में प्रस्तुत करते समय क्या ध्यान रखेंगे? पहले, प्रश्नों की रचना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। शिक्षक जब किसी भी प्रश्न की रचना कर रहा है तो उस समय क्या उसे सावधानियां रखनी चाहिए? पहली चीज, प्रश्न सदैव छात्रों की विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। छात्र को हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हो, अन्य प्रकार की विषय वस्तु का प्रश्न हमें नहीं लेना चाहिए। प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए। जो भी प्रश्न हो वो किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोगात्मक, कौशलात्मक आदि जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करने वाला प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो प्रश्नों की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। छात्र कि प्राथमिक स्तर का है या माध्यमिक स्तर का है या उच्च स्तर का है, उसके स्तर को देख करके ही प्रश्न की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर प्रश्न की रचना क्रमबद्ध रूप में की जानी चाहिए। जो प्रश्न पहले आना है उसे पहले लेना है, फिर बाद वाला प्रश्न आना है तो क्रमबद्ध रूप से प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए। एक विशेष सावधानी, प्रश्न में कभी भी श्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्लिष्ट भाषा यानी द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं हो। ऐसा शब्द आ जाए जिसके 2 अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे शब्द प्रश्न में नहीं होने चाहिए। जैसे एक प्रश्न उदाहरण आपके सामने है कि बताओ, आग में जल जाने से क्या होता है? आग में जल जाने से क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे कि आग बुझ जाती है, कुछ कहेंगे फफोले हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। अब यहाँ जो जल शब्द है वो जल शब्द द्विअर्थी शब्द है। इस एक ही जल शब्द के 2 अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। कोई इसको पानी के अर्थ में ले सकता है तो वो उत्तर देगा कि आग में जल यानी पानी जाने से आग बुझ जाती है। कोई इसे जलना क्रिया से भी ले सकता है कि आग में कोई जल जाता है तो फिर उसके फफोले आदि हो जाते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। शब्द एक ही है, अर्थ 2 हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में, प्रश्न में नहीं होना
चाहिए। और प्रश्न व्याकरण के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण जैसा कहता है उसी के अनुसार प्रश्न की रचना होनी चाहिए। लिंग आदि का ध्यान रखते हुए, वचन आदि का ध्यान रखते हुए हमें सही प्रश्न की रचना करनी चाहिए। ये तो प्रश्न की रचना करते समय सावधानियां हुई। फिर प्रश्न की रचना हो गई है। अब हम कक्षा में प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कक्षा में प्रश्न प्रस्तुत करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला प्रश्न आ रहा है कि प्रश्न एक छात्र से करना चाहिए या सभी छात्रों से करना चाहिए। तो ध्यान रखें, किसी भी एक छात्र को पहले खड़ा नहीं करना चाहिए, पहले खड़ा करके प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। पहले हमें पूरी कक्षा से प्रश्न पूछना चाहिए और फिर जैसे ही हाथ खड़े होते हैं तो फिर किसी एक को खड़ा करके उत्तर पूछना चाहिए। तो पहला जो सावधानी है पहली वो क्या है कि प्रश्न संपूर्ण कक्षा से एक साथ किया जाना चाहिए। अर्थात किसी छात्र को पहले खड़ा करके उससे व्यक्तिगत प्रश्न नहीं करना चाहिए। पूरी कक्षा से प्रश्न करना है, किसी एक छात्र से हमें प्रश्न नहीं करना है। दूसरी बात, प्रश्न कक्षा के सभी छात्रों से किए जाने चाहिए। सभी छात्रों से क्या कि केवल होशियार छात्रों से ही बार बार प्रश्न नहीं करने चाहिए। कई शिक्षकों की यह आदत सी हो जाती है कि जो कक्षा में होशियार बालक हैं उनको हम ज़्यादा अवसर देने लग जाते हैं, उनसे ही बार बार प्रश्न करते हैं और कमज़ोर मंदबुद्धि बालक हैं वो देखते ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों से हमें प्रश्न करना चाहिए, चाहे उसका उत्तर सही आए चाहे गलत आए, लेकिन प्रश्न सभी से किए जाने चाहिए। अगली है, प्रश्न करते समय शिक्षक की आवाज़ गति कैसी हो। तो शिक्षक की आवाज़ एवं गति कक्षा की छात्र संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। जितनी छात्र संख्या है उतनी तेज आवाज़ में, तेज गति में हम बोल सकते हैं। यदि कम छात्र हैं, 5-10 छात्र हैं, तो धीरे भी काम चल सकता है क्योंकि सभी सुन जाएंगे। यदि 60, 70, 80, 100 छात्र हैं तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, तभी सबको सुनेगा। तो कक्षा की छात्र संख्या कैसी है उसके अनुपात को देख करके आवाज़ गति का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न अगली विशेषता रही है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्रों को समुचित समय दिया जाना चाहिए। प्रश्न हमने किया, प्रश्न का उत्तर वह थोड़ा सोचेगा फिर बोलेगा, तो उत्तर देने के लिए समुचित उत्तर भी उसको दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रश्न कर लिया और तुरंत उत्तर नहीं आया तो पिटाई शुरू हो गई। जैसे जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हमें एक गणित पढ़ाने वाले गुरुजी थे। उनको पहाड़ा याद करवाने का क्या तरीका था कि वो हमसे सीधे कहते कि बता कैसा तू 56, कैसा तू 56। यदि 1 या 2 सेकंड में बोल दिया कि 8 सातू 56 तब तो सही उत्तर है, और यदि 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लिया तो 10 डंडे तैयार थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें समुचित समय बच्चे को देना चाहिए। फिर है, प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त होने पर छात्र को समुचित पुनर्बलन भी दिया जाना चाहिए। बच्चा सही उत्तर दे रहा है तो हमें उसके लिए बहुत अच्छे शब्दों का अच्छा, बहुत अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऐसे शब्द बोल करके हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यही पुनर्बलन है। फिर उचित समय अंतराल के बाद प्रश्न का दोहराव भी करते रहना चाहिए। प्रश्न हमने किया, कई देर तक कई छात्र खड़े होते रहते हैं, उत्तर सही नहीं आता, अगले छात्र थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते कि क्या प्रश्न किया गया था, तो 1-2 बार उसका दोहराव भी कर देना चाहिए। ये प्रश्न हैं, वो प्रश्न की विशेषताएं, प्रश्न करते समय क्या सावधानियां हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। अब इसी प्रश्न से जुड़ी हुई एक चीज आती है, वह है पूरक प्रश्न या खोजपूर्ण प्रश्न या अन्वेषण प्रधान प्रश्न। पूरक प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल क्या है। तो देखिए, जब भी हम कक्षा में कोई प्रश्न करते हैं, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि कक्षा का कोई भी बालक बालिका उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या शिक्षक को सही उत्तर बता देना चाहिए? नहीं, शिक्षक को कभी भी पहले सही उत्तर नहीं बताना चाहिए। शिक्षक के द्वारा उत्तर बताना तो अंतिम हथियार होता है। हमें यथासंभव छात्रों से ही उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी के द्वारा सही उत्तर नहीं दिए जाने पर जब शिक्षक सही उत्तर निकलवाने के लिए जो कोई भी अतिरिक्त प्रयास करता है, उस अतिरिक्त प्रयास को ही पूरक प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल कहा जाता है। देखिए कैसे करते हैं ये,
शिक्षक के द्वारा कक्ष में कोई मुख्य प्रश्न किए जाने पर यदि कक्षा का कोई भी बालक उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाता है तो क्या होगा, तो उस स्थिति में छात्रों से ही सही उत्तर निकलवाने के लिए शिक्षक जो कोई भी अतिरिक्त प्रयास करता है उसे ही पूरक प्रश्न कौशल के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षक के द्वारा जो अतिरिक्त प्रयास हैं उनको ही पूरक प्रश्न कहते हैं। फिर इस पूरक प्रश्न कौशल का प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके समय क्या सावधानियां होगी, तो पहली सावधानी है कि पूरक प्रश्न करते समय मुख्य प्रश्न का मूल भाव नष्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये पूरक प्रश्न को हम समझें। मान लीजिए हम कक्षा 3 में हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब हिंदी पढ़ाते समय हमने एक प्रश्न किया कि बताओ राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है। अब कोई भी बालक तीसरी कक्षा दूसरी कक्षा है, वहां कोई बालक उत्तर नहीं दे पाता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तब शिक्षक उनसे ही उत्तर निकलवाने के लिए एक और तरीका लेता है और बच्चों से कहता है कि बच्चों उसको हम गुलाबी नगरी भी कहते हैं, जो राजस्थान की राजधानी है उसको हम गुलाबी नगरी भी, पिंक सिटी भी कहते हैं। फिर भी मान लीजिए कोई उत्तर नहीं दे पाए बच्चे, तो फिर और तरीका काम में लें। बच्चों से हम सामाजिक व्यवहार पर ले आते हैं कि चलो अपने परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। मान लीजिए अपने शहर या गांव के हॉस्पिटल का डॉक्टर जवाब दे देता है तो ज़्यादातर फिर मरीज को कहाँ ले जाते हैं, तो उत्तर निकल जाता है कि जयपुर ले जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि बच्चों यह जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है। तो हमने सीधा नाम नहीं बताया, बच्चों से निकलवाया, यही एक तरह से पूरक प्रश्न कौशल कहलाता है। तो देखिए पूरक प्रश्न में क्या सावधानी रखनी चाहिए। पूरक प्रश्न करते समय मुख्य प्रश्न का मूल भाव कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। मूल उत्तर जो आना है वही अंत में निकल करके आना चाहिए। पूरक प्रश्न की भाषा शैली मुख्य प्रश्न की भाषा शैली से सरल होनी चाहिए। मुख्य प्रश्न की भाषा थोड़ी कठिन होगी तो ही उत्तर नहीं आएगा, तो उससे सरल भाषा का प्रयोग करके हमें उत्तर निकलवाना चाहिए। फिर छात्रों से उत्तर निकलवाने के लिए उन्हें कोई संकेत बिंदु या उदाहरण भी दिए जाने चाहिए कि जैसे उसे हम गुलाबी नगरी कहते हैं, ऐसे संकेत बिंदु दे दिया तो वो भी शिक्षक के द्वारा किए जाने चाहिए। फिर छात्रों को दिए जाने वाले संकेत बिंदु उनके सामाजिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। जो भी संकेत बिंदु हम दे रहे हैं वो सामाजिक जीवन से संबंधित हों। जैसे बीमार हो जाते हैं तो फिर गंभीर बीमार होने पर कहाँ ले जाते हैं, ये सामाजिकता में बच्चे देखते रहते हैं, ऐसे संकेत बिंदु उनको दिए जाने चाहिए। पूरक प्रश्न करते समय शिक्षक का व्यवहार सदैव सकारात्मक होना चाहिए। जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य करे तो उसका व्यवहार हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए। मान लीजिए हमने एक प्रश्न किया और प्रश्न का कोई भी छात्र उत्तर नहीं दे पाया, उस स्थिति में कई शिक्षक हैं वो बौखलाहट में आ जाते हैं और बच्चे से कह जाते हैं तुम तो सभी नालायक हो, कभी पढ़ नहीं सकते, तुम कभी पास नहीं हो सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा कक्षा में नहीं करना चाहिए। उसका व्यवहार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, आपका उत्तर सही हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ऐसा प्रयास करेंगे तो आप ऐसा उत्तर निकाल सकते हैं या इसका सही उत्तर बता सकते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखिए इसी पूरक प्रश्न के कुछ घटक भी होते हैं। पूरक प्रश्न कौशल के 5 प्रकार के घटक हम यहाँ पढ़ेंगे। वो 5 घटक कैसे कैसे काम में लिए जाते हैं। पूरक प्रश्न कौशल के प्रमुखतः 5 घटक माने जाते हैं। 5 घटक क्या है? सबसे पहला है अनुबोधन। अनुबोधन घटक क्या होता है? देखिए कई बार छात्र उत्तर तो दे रहा है लेकिन उत्तर देते समय या तो वह अधूरा उत्तर देता है, पूरा उत्तर नहीं करता, या उसको हिचकिचाहट होने लग जाती है, हिचकिचाहट के कारण वो पूरा उत्तर नहीं बोल पाता है। तो उस स्थिति में छात्र के अधूरे उत्तर को पूरा कराने के लिए कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, आगे बोलो, यहाँ थोड़ा सा ऐसा अपन परिवर्तन कर दें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो उसे अनुबोधन कहा जाता है। तो देखिए क्या है, किसी छात्र के द्वारा अधूरा उत्तर दिए जाने पर अथवा उत्तर देने में हिचकिचाने पर उस छात्र के अधूरे उत्तर को पूरा करवाने के लिए अथवा
उसकी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए शिक्षक जो अतिरिक्त प्रयास करता है उसे अनुबोधन के नाम से पुकारा जाता है। यही अतिरिक्त प्रयास जो है वो अनुबोधन हो गया। फिर है पुनः केंद्रण। पुनः केंद्रण क्या होता है? देखिए, किसी छात्र के द्वारा सही उत्तर दे दिए जाने पर भी शिक्षक उस प्रश्न की भाषा शैली में परिवर्तन करके उसी छात्र से पुनः प्रश्न करता है तो वह पुनः केंद्रण कहलाता है। कई बार क्या है, छात्र किसी प्रश्न को रट करके ले आता है और रटा रटाया जवाब दे देता है, तब शिक्षक मान लीजिए उसकी थोड़ी सी भाषा शैली परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन करने पर वह सही उत्तर दे रहा है तो समझ जाएगा इसको समझ है, और भाषा शैली बदलते ही यदि उत्तर नहीं निकल पाता तो इसका मतलब वो सही रूप से समझ नहीं पा रहा है। जैसे हमने एक कक्षा 2 में 3 में प्रश्न पूछा कि बताओ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? उन्होंने उत्तर दे दिया कि श्री नरेंद्र मोदी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, चलिए बताओ श्री नरेंद्र मोदी कौन है या किस पद पर आसीन है? यदि समझ है तो वो सही उत्तर दे देगा, रटा रटाया जवाब उसके द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक प्रश्न अपन कर सकते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी घटक कौन सा है? तो अधिगम यानी सीखने के स्थानांतरण के लिए जो पुनः केंद्रण है वह सर्वाधिक उपयोगी घटक माना जाता है। इसमें हम अधिगम का स्थानांतरण करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करते हैं, भाषा शैली को बदल देते हैं। तीसरा है पुनर्निर्देशन। पुनर्निर्देशन क्या होता है कि किसी छात्र के द्वारा किसी प्रश्न का सही उत्तर दे दिए जाने पर भी शिक्षक कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता है कि सही है या गलत है, कुछ नहीं बोलता, और कक्षा के अन्य छात्रों से भी वही प्रश्न पुनः कर लेता है, तो ऐसे घटक को पुनर्निर्देशन घटक कहा जाता है। कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि शिक्षक कई बार हमसे प्रश्न करता है, प्रश्न एक छात्र से किया गया, उस छात्र ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। अब सही उत्तर आने के बावजूद भी शिक्षक ने तो हाँ कहता कि सही है या ये नहीं कहता गलत है, वो दूसरे छात्र को खड़ा कर लेता कि आप बताओ। अब दूसरा छात्र सोचता कि इसने शायद गलत बताया होगा तो वो कोई अन्य उत्तर देने की कोशिश करता है। कई बार शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को खड़ा कर लेता है एक ही प्रश्न पर कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ, और फिर अंत में कहता है कि जिन्होंने ये उत्तर बताया था वो तो सब नीचे बैठ जाओ, बाकी सब पिटाई खाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी स्थिति जो होती है उसे पुनर्निर्देशन कहा जाता है। यदि बच्चे को आत्मविश्वास होगा तो वो सही उत्तर बताएगा, और आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो गलत उत्तर बताने का प्रयास करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि छात्रों के आत्मविश्वास को जांचने के लिए यह घटक यानी पुनर्निर्देशन घटक सर्वाधिक उपयोगी घटक माना जाता है। फिर इसके बाद में आता है अधिक सूचना प्राप्ति। अधिक सूचना प्राप्ति, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत मुख्य प्रश्न से जुड़ी हुई अन्य बातें भी छात्र से पूछी जाती हैं। मुख्य प्रश्न हम ले रहे हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें भी हम उनसे ले सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि बताओ राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री का उत्तर आ गया श्री अशोक गहलोत। फिर पूछ लें कि इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्रीमती वसुंधरा राजे। उप मुख्यमंत्री कौन है? या वर्तमान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच विवाद है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये चीज़ें जो हैं अधिक सूचना प्राप्ति के रूप में सामने आ जाती हैं। और एक है समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत छात्र के स्वयं के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। छात्र के तर्क एवं चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी घटक माना जाता है। कि हम बच्चे से कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कबीर का पाठ पढ़ा रहे हैं, कबीर का कोई पद दोहा आ गया और फिर बच्चे से कहा कि ये तो इसका अर्थ हो गया, यदि इसकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते, आप कैसा पद लिखते या किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते? तो बच्चा कुछ न कुछ अपने विचारों के अनुसार बोलेगा, तो वो घटक ही समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना हो गया। इस तरीके से पूरक प्रश्न कौशल के 5 घटक हैं।
अधूरे उत्तर को पूरा करना या हिचकिचाहट को दूर करना अनुबोधन कहलाता है। एक भाषा शैली में परिवर्तन करके एक ही छात्र से दोबारा प्रश्न करना पुनः केंद्रण कहलाता है। एक छात्र के द्वारा सही उत्तर दे दिए जाने पर भी उसी प्रश्न को अन्य छात्रों से करना पुनर्निर्देशन कहलाता है। एक प्रश्न से संबंधित अन्य जानकारियां प्राप्त करना अधिक सूचना प्राप्ति हो गया। और बालक के स्वयं के विचारों को भी जानना समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। ये तो हुआ मौखिक और लिखित मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन के अन्य भेद हम पढ़ रहे हैं। पहला आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन पढ़ा, दूसरा मौखिक लिखित मूल्यांकन हो गए, उसके भेद प्रश्न आदि के प्रकार हो गए। अब एक और मूल्यांकन का भेद स्वरूप आ रहा है, वो है प्रायोगिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या है? प्रयोगों के आधार पर व्यवहारिक मूल्यांकन करना। तो किसी विषय के व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण के लिए प्रायोगिक मूल्यांकन किया जाता है। विज्ञान जैसे विषय हैं उनमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, तो व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण के लिए जो परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, वो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। विज्ञान विषय में कंप्यूटर से संबंधित विषयों के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग अधिक किया जाता है। विज्ञान है, भूगोल है, इनमें यह प्रायोगिक जो विकास है, प्रायोगिक मूल्यांकन है, प्रैक्टिकल है, वो अधिक किए जाते हैं। अब है मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन की प्रविधियां कौन कौन सी काम में ली जाती हैं? तो देखिए इसमें मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त प्रकार की विधियों को हम दो श्रेणियों में, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जितनी भी प्रविधियां हैं, तरीके हैं, उनको पहले दो भागों में बांटेंगे। एक तो है अवलोकन विधि और एक कहलाती है परीक्षण विधि। जितनी भी विधियां हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, अवलोकन विधि और परीक्षण विधि। क्या अंतर है दोनों में? अवलोकन विधि में कौन सी आती है, परीक्षण विधि में कौन सी आती है? तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं, उनको ही हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं। अवलोकन विधि के अंतर्गत कौन सी आती हैं? तो इसके अंतर्गत साक्षात्कार, प्रश्नावली, साक्षात्कार है या फिर प्रश्नावली है, कक्षा का व्यवहार, संचयी अभिलेख, रेटिंग स्केल, विधि पड़ताल, विद्यालय अभिलेख विधि, केस स्टडी मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी उससे कोई लिखित परीक्षा अपन नहीं ले करते, बालक का व्यवहार कैसा चल रहा है उस पर नज़र रखी जाती है, और नज़र रखने के लिए उससे कई प्रकार के तरीके ले लेते हैं, वो सभी अवलोकन विधि के अंतर्गत आते हैं। साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर कक्षा का व्यवहार, संचयी अभिलेख, उसके बारे में विशेष जानकारियों का जो लेखा जोखा है, रेटिंग स्केल क्या है, विधि पड़ताल, उसमें किसी प्रकार से उसकी जांच खोजबीन करवाई जाती है, विद्यालय अभिलेखों का निरीक्षण किया जाता है, व्यक्ति इतिहास उसका कैसा रहा है, इन सभी को अवलोकन विधि के नाम से पुकारा जाता है। और फिर है परीक्षण विधि। परीक्षा लेकर के कर दें, उसकी कोई भी परीक्षा ली जाती है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिप्रेरणात्मक परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण इत्यादि जो परीक्षण हैं वो परीक्षण विधि के रूप माने जाते हैं, जो किसी न किसी लिखित मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। तो विधियां जो भी हैं, तरीके हैं, वो अलग अलग हैं, उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। अवलोकन, देखते रहना, बालक के ऊपर नजर रखना, अवलोकन विधि है, और परीक्षा के माध्यम से उसका मूल्यांकन करना परीक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये मूल्यांकन के भेद, उपभेद, स्वरूप अलग अलग प्रकार के हो गए, इनको हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो मूल्यांकन से संबंधित दो वीडियोज आपके सामने हैं, दोनों वीडियोज को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो शिक्षण विधियों के अलावा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। रीट परीक्षा को देखें तो मनोविज्ञान में भी मापन मूल्यांकन को शामिल किया गया है और शिक्षण विधियों में भी मूल्यांकन है, तो इसको अच्छी तरह से देखें, दोनों में यह उपयोगी माना जाएगा, दोनों तरफ से इसके प्रश्न किए जा सकते हैं। यदि वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो तुरंत अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, अपना कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट भी लिखें और अधिक से अधिक इनको शेयर भी करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।